तुम्हारा अन्नदाता। पग पग पर है संग तुम्हारे अन्नदाता। लहू किसानों का बन के पसीना सींचता है धरती का सीना। मेहनत का तेरी हक दिलवाने, नई तकनीक नई खोज बताने। पशुधन को गुणवान बनाना, पौध सुरक्षा को सिखलाना, खेती के सब गुर समझाने, भारत का सरताज बनाने। आठों पहर है संग तुम्हारे अन्नदाता। नमस्कार, सूरज की पहली किरण के साथ अन्नदाता कार्यक्रम में मैं रीमा अपने प्रदेश के सभी किसान भाइयों का स्वागत करती हूं। आइए कार्यक्रम की शुरुआत से पहले जानते हैं क्या है आज के मुख्य अंश। दुधारू पशुओं हेतु यूरिया उपचारित चारा पर जानकारी। पिचेती आलू की वैज्ञानिक बुआई तकनीक पर जानकारी। किसान भाइयों, पशुपालन व्यवसाय से अच्छा लाभ लेने के लिए यह बहुत जरूरी है कि पशुओं को पौष्टिक चारा उपलब्ध करवाया जाए, जिसमें प्रदेश के किसान भाइयों के पास गेहूं का भूसा और धान के पुआल की काफी अधिकता होगी और इस पुआल या भूसे को और अधिक गुणवत्ता युक्त बनाने तथा अधिक समय तक सही एवं सुरक्षित रखने हेतु इसे यूरिया उपचार विधि के द्वारा पौष्टिकता बढ़ाकर हम अपने पशुओं से अधिक दुग्ध उत्पादन के साथ साथ अधिक लाभ ले सकते हैं, क्योंकि प्रायः देखा जाता है कि हमारे दुधारू पशुओं में उचित पोषक तत्वों की पूर्ति नहीं हो पाती है, जिससे इनकी बढ़वार, प्रजनन क्षमता तथा दुग्ध उत्पादन में कमी आ जाती है, जिससे किसान भाइयों को हानि होती है। और यदि वे संतुलित आहार बाजार से खरीद कर प्रयोग करते हैं तो यह उनके लिए बहुत महंगा होता है, जिसके कारण लागत अधिक आती है। किसान भाइयों, अब आप सोच रहे होंगे कि आखिरकार इन परिस्थितियों में पशुओं को क्या खिलाएं? तो किसान भाइयों, इसके लिए सूखे चारे जैसे भूसा या पुआल को यूरिया से उपचारित करके उसकी पौष्टिकता को बढ़ाकर उसका पशुओं के आहार में प्रयोग किया जा सकता है। परंतु क्या है यह यूरिया उपचारित चारा, कैसे इसको उपचारित करना है? इसके लिए देखिए कार्यक्रम की यह विशेष प्रस्तुति। उत्तर प्रदेश एवं उत्तराखंड के कुछ क्षेत्रों जैसे बुंदेलखंड के साथ साथ अन्य क्षेत्रों में पौष्टिक चारा की प्रमुख समस्या है, बल्कि उपलब्ध चारा सूखा, रेशेदार और निम्न कोटि का होने के कारण पशु पोषण के लिए उपयुक्त नहीं है। इस प्रकार का चारा जैसे भूसा, पुआल, सूखी पत्तियां, खरपतवार और फसलों के अन्य बचे हुए पदार्थ पशुओं का केवल पेट भरने के काम आते हैं, न कि उनकी पोषक तत्व की पूर्ति करते हैं, जिसकी वजह से पशुओं में प्रोटीन, ऊर्जा आदि आवश्यक तत्वों की कमी बनी रहती है। इसी कारण दुधारू पशुओं की न केवल दूध उत्पादन में कमी आ जाती है, अपितु पशुओं की बढ़वार एवं प्रजनन क्षमता पर भी विपरीत प्रभाव पड़ता है। बाजार में उपलब्ध दाना, खली, दालें, संतुलित आहार आदि पूरक आहार पोषक तत्वों की कमी तो पूरी कर देते हैं, परंतु एक तो दूर दराज के गांवों में इसके मिलने की संभावना कम होती है और दूसरा यह महंगा बहुत होता है, जिससे पशुपालक इसको कम मात्रा में ही पशु को दे पाते हैं। इन परिस्थितियों में निम्न कोटि के सूखे चारे की गुणवत्ता बढ़ाकर
पशुओं को खिलाना ही एकमात्र समस्या का समाधान है। इसके लिए पुआल, भूसा या अन्य किसी सूखे चारे को यूरिया द्वारा उपचारित किया जाता है। ऐसे उपचारित चारे को पशुओं को खिलाने पर उसके पेट के अंदर पाए जाने वाले जीवाणु यूरिया में पाए जाने वाले नाइट्रोजन को प्रोटीन में परिवर्तित कर देते हैं। यदि पुआल या अन्य सूखे चारे को ऐसे ही पशु को खिलाते हैं तो उसमें पाए जाने वाले कार्बोहाइड्रेट जल्दी पचता नहीं है, लेकिन यदि उसी चारे को यूरिया उपचारित करके पशुओं को खिलाते हैं तो उसकी पाचनशीलता दुगनी हो जाती है। तो आइए अब यह जानते हैं कि पुआल या अन्य सूखे चारे को यूरिया से उपचारित कैसे करें। तो इसके लिए यूरिया के 4% का घोल तैयार करते हैं और पुआल को एक तह के रूप में बिछाते हैं, उस पर घोल का छिड़काव करते हैं, फिर एक तह लगाते हैं, फिर छिड़काव करते हैं। इस तरह 6 से 7 तह बनाते हैं और छिड़काव करते रहते हैं। एक औसत मानकर चलिए कि 100 किलोग्राम पुआल के लिए 60 लीटर पानी का घोल पर्याप्त होता है। तो घोल के छिड़काव की यह प्रक्रिया जब पूरी हो जाए तब उसे 45 से 50 दिनों तक ढक देते हैं। 45 से 50 दिन बाद प्लास्टिक हटा देते हैं। उसके बाद आवश्यकतानुसार पुआल निकालकर उसे 5 से 10 मिनट खुले में रखें, जिससे उसमें अमोनिया गैस की गंध कम हो जाए। मशीन से काटकर जैसी जैसी जरूरत होती है अपने पशुओं को खिलाते रहें, लेकिन आपको कुछ सावधानियां भी बरतनी होगी, जैसे कि 6 माह से कम उम्र वाले पशुओं को ये चारा नहीं खिलाना चाहिए। दूसरा, जिस पशु की उत्पादन क्षमता 3 से 4 लीटर है, उन्हें अगर उपचारित चारा खिलाते हैं तो अतिरिक्त दाना देने की कोई आवश्यकता नहीं होती है। तो पशुपालक भाइयों, जैसा कि आपने इस प्रक्रिया को देखा, जो कि बहुत ही आसान प्रक्रिया है, इसमें यूरिया के अलावा कोई अतिरिक्त खर्च भी नहीं है। यदि पशु शुरू में इसे नहीं खाए तो इसको सूखे चारे में या हरे चारे में मिलाकर खिलावे। धीरे धीरे पशु को इसकी आदत हो जाती है तो वह स्वयं इसे खाने लगता है। इसके अलावा उपचारित चारे पर गुड़ के घोल का छिड़काव भी कर सकते हैं। ऐसा करने से पशु गुड़ की गंध के कारण चारे को आसानी से खा लेते हैं। इसको खिलाते समय पशु को पानी अधिक मात्रा में उपलब्ध करवाएं। पशुपालक भाइयों, एक बार में कम से कम 1000 किलो चारे का उपचार करना चाहिए। अधिक मात्रा के कारण चारे की मात्रा की तुलना में खुली सतह क्षेत्र कम होता है, इसलिए अमोनिया गैस की हानि कम होती है। यूरिया उपचार से पोषक तत्वों में वृद्धि इस प्रकार है। इस प्रकार यदि पशुपालक भाई 7 किलो दाना खरीदने के बजाय उसी मूल्य में 1 क्विंटल चारे का उपचार कर लें तो कुल पाच्य प्रोटीन तथा पाच्य पोषक तत्व 3 गुना अधिक मिल सकता है। यूरिया उपचारित चारे के लाभ। यूरिया उपचार से चारे की पचनीयता में काफी बढ़ोतरी होती है। उपचारित चारे में पौष्टिक तत्वों की उपलब्धता पशु के लिए अधिक हो जाती है। इसको पशु चाव से खाते हैं एवं इससे बछड़े बछड़ियों में बढ़वार तेजी से होती है। दुधारू पशुओं का दूध बढ़ता है, वह दूध में वसा की मात्रा भी बढ़ती है। अभी और भी कई जानकारियां बाकी है, लेकिन इससे पहले लेते हैं एक छोटा सा विराम। स्वयं एग्रो पेश करते हैं विदेशी तकनीक से बना स्पेशल स्टील टेम्पर ब्लेड, भारत का एकमात्र डीजल और समय की बचत करने वाला स्वयं रोटावेटर। ये नहीं है कोई परियों की दास्तां, ना ही सास बहू की है ये कहानी। ये दास्तां है सच्ची वारदातों की, दिल दहला देने वाले अपराधों की। करेंगे हम पर्दाफाश ऐसे वाकयात का दास्ताने जुर्म। ब्रेक के बाद हम फिर हाजिर हैं आपके साथ। बढ़ते हैं अगली कड़ी की ओर। कंद वर्गीय सब्जियों में आलू एक लोकप्रिय सब्जी है, जो कि सालों भर प्रयोग में लाई जाने वाली सब्जियों में भी सर्वाधिक प्रचलित है। इसकी खेती प्रदेश के हर क्षेत्र में व्यापक स्तर पर की जाती है।
वैसे तो किसानों को इसकी खेती के दौरान कई समस्याओं के साथ झुलसा बीमारी की विकराल समस्या झेलनी पड़ती है, परंतु अगर इस फसल की खेती करने से पूर्व कुछ वैज्ञानिक बिंदुओं को अमल में लाएं, तो इस फसल से अच्छा उत्पादन प्राप्त होगा। इसके अंतर्गत उन्नतशील एवं रोग रोधी किस्मों का चुनाव, भूमि का चुनाव एवं मिट्टी उपचार, बीज दर एवं बीजोपचार, कर्षण क्रियाओं की अनदेखी, पौध सुरक्षा जैसे महत्वपूर्ण बिंदुओं पर समय से कार्य नहीं करना आदि फलस्वरूप अच्छी फसल होने के बावजूद भी आगे चलकर फसल नष्ट हो जाती है और उपज औसत से भी कम प्राप्त होती है। हमारा नाम मोहम्मद मोइनुद्दीन, घर कुमारीपुर, थाना मनिहारी, जिला कटिहार का रहने वाला हूँ। हमारा खेत में धान लगा हुआ है और ये नवंबर इसको कटिंग कर करके जोत आबाद करेंगे। हम इसमें आलू लगाना चाहते हैं, तो आलू लगाने के लिए कौन सा प्रभेद लगाया जाए और कैसे इस बीज का हम कहाँ से मंगवाएं, इसके लिए और समय का देखते हुए विस्तृत जानकारी हम चाहते हैं। अतः किसान बंधुओं, आप आलू की खेती वैज्ञानिक ढंग से किस प्रकार करेंगे, इसके लिए देखते हैं इस कार्यक्रम की प्रस्तुति। किसान भाई ध्यान देंगे कि बीज का जो हम बुआई करेंगे आलू का, वो दोमट मिट्टी होनी चाहिए। बलुई दोमट से दोमट मिट्टी बहुत उपयुक्त मानी जाती है आलू की खेती के लिए, और भारी मिट्टी में भी ऐसे लोग करते हैं इसकी खेती, लेकिन भारी मिट्टी इसकी खेती के लिए उतनी उपयुक्त नहीं है। हम लोग जो लगाएंगे तो उसके लिए कई प्रजातियां हैं, बहुत सी प्रजातियां हैं। हमारे राजेंद्र कृषि विश्वविद्यालय की 2-3 प्रजातियां हैं, राजेंद्र आलू 1, राजेंद्र आलू 2, राजेंद्र आलू 3, और लेट में जो किसान भाई लगाते हैं उसके लिए कुफरी सिंदूरी ही लेट में लगाने की प्रजाति है जो अच्छी है। तो इस तरह से किसान भाई उर्वरकों का चयन करेंगे अपने एक हिसाब से, अपने एरिया का और अपना जो मार्केट हो उसके हिसाब से प्रभेदों का चयन करेंगे। किसान भाई एक बात का ध्यान रखें, बीजों के चयन में बीज का जहां से भी चयन करें वो जो है अच्छा क्वालिटी का बीज हो। क्वालिटी बीज होना बड़ा जरूरी है आलू के खेती के लिए। और इसमें एक बात का और ध्यान रखेंगे कि किसान भाई जनरली यदि देहाती भाषा में हम कहें तो 6 सूता से 9 सूता के आलू का ही बीज में चयन करना चाहिए। और इसको यदि ग्राम में हम लोग बात करें तो 30 ग्राम से 45 ग्राम के बीज का आलू का ही हम लोग चयन करें। जब शीतगृह से आलू निकालें तो निकालने के बाद नमी और गर्मी वाले स्थान में रखें, जिससे उसका टेम निकल जाए, यानी अंकुर निकल जाए। और अंकुर निकला हुआ थोड़ा थोड़ा छोटा छोटा अंकुर निकले, उस वही बीज को आप लोग बीज में उपयोग में लाएंगे। और किसान भाई बीज उपचार अवश्य करें। बीज उपचार करने के लिए बड़ा ही सहज तरीका है। किसान भाई आलू को 100 किलो को बीज उपचारित करने का तरीका मैं बता देता हूं, इसी हिसाब से आप करेंगे तो 1 क्विंटल यानी 100 केजी बीज उपचारित करने के लिए किसान भाई यदि कोई बड़ा सा हौज हो, कोई पानी का बड़ा बर्तन हो या हौज टाइप का हो, उसमें आप क्या करें कि 100-125 लीटर पानी डाल दें और उसमें 200 ग्राम जो है पाउडर, साफ पाउडर जिसमें मैंकोजेब और जो है कार्बेंडाजिम दोनों का मिक्सचर है, वो साफ पाउडर को 200 ग्राम उसमें डाल दें और उसमें 2 पाउच स्टेप्टोसाइक्लिन का डाल दें। जो 6 ग्राम का स्टेप्टोसाइक्लिन का पाउच आता है वो डाल दें और उसमें 100 किलो आलू डुबो दें और इसी पानी में उसको आधे घंटे तक रखें डुबो के, और फिर पुनः इसी पानी में पुनः 100 किलो बीज का भी उपचार किया जा सकता है। यानी 2 क्विंटल का इतना दवा में इतना पानी में 2 क्विंटल बीज का उपचारित हो जाएगा। इस तरह से किसान भाई बीज उपचारित करेंगे और उसको डुबोने के बाद उसको जो है छांव में रखेंगे, उपयोग में लाएंगे। हम लोग यदि 30 से 40 ग्राम के बीजों कंदों का चयन करेंगे तो अमूमन जो है 30 से 32 क्विंटल आलू प्रति हेक्टेयर की दर से ये बीज दर हम लोग देंगे। तो किसान भाई एक बात का और ध्यान रखेंगे कि जब हल्की मिट्टी की बात होती है, खास करके बलुई और दोमट मिट्टी की, इसमें मिट्टी जनित कीटों का बहुत प्रकोप होता है। इसके लिए किसान भाई ध्यान रखेंगे कि जब खेत की तैयारी करने लगेंगे उसी समय जुताई के पहले आप क्या करेंगे कि 2.5 लीटर क्लोरपाइरिफॉस 20 इसी करके जो बाजार में आता है उसको जो है ले लेंगे और 25 किलो सूखे बालू में मिलाएंगे और मिलाने के बाद उसको 1 हेक्टेयर खेत में छींट देंगे और छींटने के बाद जुताई करके और उसको अच्छी तरह से मिला देंगे, जिससे जमीन संबंधी जितना कीट है उसमें कजरा हो, गड़ार हो, दीमक हो, जड़भृंग हो इत्यादि जो मिट्टी जनित कीट है जो हमारे आलू को हानि करते हैं, उससे जो है आपको निजात मिल जाएगा और उससे छुटकारा मिल जाएगा।
खेत की तैयारी बड़ा अच्छा ढंग से करेंगे। एकदम महीन होना चाहिए, एकदम पाउडर होना चाहिए, और बुआई के पहले ये भी श्योर हो जाए कि उसमें नमी की मात्रा भरपूर होनी चाहिए। अच्छी अंकुरन के लिए नमी भरपूर होना बहुत जरूरी है, जिससे कि जो है आपका अंकुरन अच्छे से होगा। तो इसलिए किसान भाई अब थोड़ा सा हम लोग उर्वरक प्रबंधन पे बात करें। किसान भाई आलू के लिए 1 हेक्टेयर के लिए 150 किलोग्राम नाइट्रोजन की जरूरत पड़ती है और 90 किलोग्राम स्फूर की जरूरत पड़ती है और 120 किलोग्राम पोटास की जरूरत पड़ती है। तो किसान भाई पोटास की पूरी मात्रा यानी 120 किलोग्राम पोटास स्फूर की मात्रा और स्फूर की पूरी मात्रा बुआई के समय ही मिट्टी में मिला देंगे और नाइट्रोजन की जो है आधी मात्रा बुआई के समय में 1 हेक्टेयर में मिला देंगे। यानी 150 किलोग्राम का मतलब होगा कि 75 किलोग्राम नाइट्रोजन हम जो है बुआई के समय मिट्टी में मिला देंगे। तो 25 किलोग्राम जिंक सल्फेट प्रति हेक्टेयर की दर से डालेंगे और इस तरह से उपचारित बीज को और जो है टेम थोड़ा निकला हुआ बीज को आप आराम से लगाएंगे और बीज से के जो दूरी रखेंगे किसान भाई 50 से 60 सेंटीमीटर कतार से कतार की दूरी रखेंगे और पौधे से पौधे की दूरी 15 से 20 सेंटीमीटर रखेंगे। यदि आलू का कंद थोड़ा बड़ा हो 40-45 ग्राम का हो तो 20 सेंटीमीटर पे रखेंगे और उससे थोड़ा छोटा हो तो 15 सेंटीमीटर पे रखेंगे। कंद से कंद की दूरी यानी पौधे से पौधे की दूरी यही रखेंगे और इस तरह से किसान भाई उसकी रोपाई करेंगे। और तो ये हो गया। इसके बाद किसान भाई थोड़ा सा ध्यान रखेंगे जिनके खेत में काफी खरपतवार का प्रकोप होता है तो थोड़ा सा खरपतवार के लिए जिस खेत में जब आलू लगाना हो उसके 1 सप्ताह पहले यदि खेत में आप ग्लाइफोसेट है केमिकली तो इस ग्लाइफोसेट दवा का ले लेंगे और 2.5 लीटर 71% ग्लाइफोसेट 1 हेक्टेयर में 1000 लीटर पानी में घोल के और उसको स्प्रे कर देंगे, जिससे जितना भी खरपतवार का उगाव हुआ रहेगा वो खत्म हो जाएगा और जो भी खरपतवार उगने वाला होगा वो भी खत्म हो जाएगा। शेष जो 75 किलोग्राम नाइट्रोजन को 2 बराबर भाग में बांटेंगे। एक बार जिस समय हम लोग मिट्टी चढ़ाते हैं उस टाइम में हम लोग देंगे और उसके बाद मिट्टी चढ़ाने के फिर 15-20 दिन के बाद हम लोग डालेंगे। अमूमन आलू में रोपाई के 44-45 दिनों के बाद ट्यूबराइजेशन शुरू हो जाता है, तो जिसमें ट्यूबर इनिशिएशन प्रारंभ हो जाता है उस टाइम में दूसरा परिवेशन जरूरी है। तो इस तरह से उर्वरक प्रबंधन हो गया और इस तरह से ये आप जो है व्यवहार करेंगे तभी आपका जो है और इस तरह से किसान भाई आपके आलू की फसल अच्छी होगी। मौसम विभाग द्वारा भेजे गए पूर्वानुमान रिपोर्ट के आधार पर प्रदेश के किसान भाइयों को इस सप्ताह के कृषिगत कार्य हेतु दिए जाने वाले सुझाव कुछ इस प्रकार हैं। ग्रामीण कृषि मौसम सेवा राजेंद्र कृषि विश्वविद्यालय पूसा समस्तीपुर द्वारा भेजे गए मौसम पूर्वानुमान के आधार पर किसान भाइयों को सलाह दी जाती है कि चने की बुआई के लिए यह उपयुक्त समय है। चने के लिए उन्नत किस्में पूसा 256, KPG 59, KWR 108, पूसा 372 आदि किस्मों में से किसी एक का चयन कर बुआई करें। बुआई से पूर्व बीज को बेबेस्टीन 2.5 ग्राम दवा प्रति किलोग्राम बीज की दर से उपचारित करें। 24 घंटे के उपरांत कजरा पिल्लू से बचाव हेतु क्लोरोपाइरिफास दवा 8 मिलीलीटर प्रति किलोग्राम बीज की दर से उपचारित करें। बीज को पुनः 24 घंटे छाया में रखने के उपरांत राइजोबियम कल्चर 5 पैकेट प्रति हेक्टेयर की दर से उपचारित करें। बुआई के समय 20 किलोग्राम नाइट्रोजन, 45 किलोग्राम फास्फोरस, 20 किलोग्राम पोटास एवं 20 किलोग्राम सल्फर प्रति हेक्टेयर की दर से व्यवहार करें। बीज की दर 75 से 80 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर के हिसाब से रखें। गेहूं की समय से बुआई हेतु खेत की तैयारी करें। तैयारी के समय 15 से 20 टन प्रति हेक्टेयर के हिसाब से सड़ी हुई गोबर की खाद का प्रयोग करें। समय से बुआई हेतु PW 343, HD 2733, HD 2824, K 9107, HUW 206 इत्यादि अनुशंसित किस्में हैं। किसान भाई इनमें से किसी भी एक का चयन कर बुआई कर सकते हैं। बीज को बुआई से पहले बेबेस्टीन दवा 2 से 5 ग्राम प्रति किलोग्राम बीज की दर से उपचारित करें। बुआई के समय 60 किलोग्राम नाइट्रोजन, 60 किलोग्राम फास्फोरस एवं 40 किलोग्राम पोटास प्रति हेक्टेयर की दर से व्यवहार में लाएं।
बुआई के लिए प्रति हेक्टेयर 100 किलोग्राम बीज का व्यवहार करें। आलू रोप के लिए कुपरी चंद्रमुखी, कुपरी अशोका, कुपरी पुखराज, कुपरी बादशाह, कुपरी लालिमा, कुपरी ज्योति तथा राजेंद्र आलू 2 आदि अनुशंसित किस्मों की बुआई करें। रोपनी के पहले आलू के कंद को मैनकोजेब दवा 2 ग्राम प्रति लीटर पानी में घोल बनाकर उपचारित कर लें। रबी मक्का की बुआई संपन्न करें। बीज को बुआई से पहले 2.5 ग्राम प्रति किलोग्राम बीज की दर से उपचारित कर लें। चारे हेतु जई तथा बरसीम की बुआई करें। जई के लिए 80 से 100 किलोग्राम बीज तथा बरसीम के लिए 25 से 30 किलोग्राम बीज प्रति हेक्टेयर की दर से व्यवहार में लाएं। राई, तोरी, सरसों की फसल जो 15 से 20 दिनों की हो गई हो, उसमें निकौनी तथा बछनी का कार्य करें। धान को अच्छी तरह से सुखाने के बाद कीटाणु तथा विषाणु रहित भंडार गृह में भंडारित करें। पशुओं को रात में खुले स्थान पर नहीं रखें। पशुओं को खाने के लिए 1 चम्मच लगभग 100 ग्राम नमक मिश्रण में सुबह शाम अवश्य देवें। चलिए अब रुख करते हैं आपके द्वारा पूछे गए प्रश्नों के जवाबों की ओर। ग्राम हबीबगंज, जिला मधुबनी के कृषक अजय कुमार, आप अन्नदाता निशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से दुधारू पशुओं में प्रोलेक्स की समस्या के बारे में जानकारी चाहिए है। तो अजय कुमार जी, आपकी जानकारी के लिए प्रस्तुत है कार्यक्रम का यह अंश। जिसको प्रोलैप्स ऑफ यूटेरस बोलते हैं, इसको बोलचाल की भाषा में भाड़ फेंकना बोलते हैं, एक बड़ी समस्या है। ये अक्सर बच्चा देने से पहले और ज़्यादातर बच्चा देने के बाद ये समस्या आता है। भैंस में समस्या ज़्यादा आता है। ऐसा देखा गया है कि जो ज़्यादा ब्यान की जो गायें हैं, 4 या 5 ब्यान की गायें हैं, उसमें ये प्रोलैप्स का भाड़ फेंकने का समस्या ज़्यादा आता है। जैसा आप जानते हैं कि यूटेरस का पार्ट, पूरा वजेना का पार्ट कभी थोड़ा या फिर कभी कभी पूरा ही यूटेरस बाहर आ जाता है और इसमें काफ़ी इन्फेक्शन होता है। अगर उसको सही तरीके से ट्रीट नहीं किया गया उसमें, तो उसमें मेट्राइटिस, जिसको यूटेरस में गर्भाशय में सूजन बोलते हैं, या पायोमेट्रा, तो गर्भाशय में पस हो जाना, ऐसा समस्या होता है। तो ये सिम्टम है कि इसको प्रोलैप्स की वजह से मेट्राइटिस या पायोमेट्रा डेवलप किया है। इसको प्रोलैप्स ऑफ यूटेरस बोलते हैं। इसका प्रमुख कारण कैल्शियम का कमी या शरीर में एस्ट्रोजन हार्मोन की अधिकता एक प्रमुख कारण है। इसके अलावा जो ओल्ड एज पुरानी जो गाय हैं, 5-6 ब्यान की गाय हैं, उसमें गर्भाशय के मांसपेशी का कमजोर होना, बच्चा देने समय ज्यादा जोर लगाना, या फिर किसी तरीके का चोट या इंजरी, इस वजह से भी प्रोलैप्स होता है। कई बार ये इन्फेक्शन किसी संक्रामक रोग की वजह से भी होता है, लेकिन जरूरी है कि ऐसा होने पे उसका तुरंत उपचार करें और पूर्ण उपचार करें। क्योंकि अगर इन्फेक्शन की वजह से है, जैसे ब्रुसेला एबोर्टस बैक्टीरिया है जिसकी वजह से होता है, तो उस गाय को बार बार ये समस्या आएगा जब तक उसका पूरी तरीके से इलाज नहीं कराएंगे। इसकी वजह से कई बार एबॉर्शन भी हो जाता है और आसपास की गाय है उसमें भी ये संक्रमण फैलने का काफ़ी चांस होता है। तो इससे बचने के लिए कुछ इसके लक्षण हैं और कुछ सावधानियाँ हैं जिनको अपना करके उस बालक बंधु इस कंडीशन को आने से रोक सकते हैं। इसका प्रमुख कारण कैल्शियम का कमी, एस्ट्रोजन हार्मोन की अधिकता या किसी भी मिनरल्स या विटामिन्स का अनबैलेंस होना है। तो निश्चित रूप से वैसे गाय या बाछी बच्चा देने वाली है, खास करके 7 महीने के बाद जब प्रेग्नेंट हो, तो उसको पर्याप्त मात्रा में कैल्शियम मुहैया कराएं। इसके लिए कैल्शियम बाजार में उपलब्ध है। मिनरल मिक्सचर की मात्रा उसको 50 ग्राम प्रतिदिन उपलब्ध कराएं। और ध्यान रखें कि अगर पूर्व में इस टाइप का प्रोलैप्स हुआ हो तो डॉक्टर को कंसल्ट करें और उसका इलाज करवाएं उस टाइम में, ताकि वो बीमारी दोबारा नहीं या प्रोलैप्स नहीं हो। उसके अलावा अगर प्रोलैप्स होता है, भाड़ फेंकता है, तो प्राथमिक उपचार के तौर पे आप अपना हाथ साफ करके जो भी प्रोलैप्स का जो भाड़ का पार्ट बाहर है उसको अच्छी तरह से हाथ धो करके उसको अंदर करने की कोशिश करेंगे। उसके लिए पहले जो भी गर्भाशय का पार्ट जो बाहर आया हुआ है उसको अच्छी तरह से साफ करेंगे, साफ पानी से। फिटकिरी का पानी, डिटॉल या फिनाइल या पोटेशियम परमैंगनेट का घोल बना करके उसको अच्छी तरह से साफ करेंगे ताकि कोई संक्रमण नहीं रह जाए। और उस बाढ़ को हथेली का इस्तेमाल करके, उंगली का इस्तेमाल नहीं करेंगे, क्योंकि ऐसा करने से गर्भाशय में इंजुरी होने का संभावना रहता है। हथेली का इस्तेमाल करके उस पूरे भाड़ के पार्ट को अंदर करेंगे और उसको यथास्थान रखेंगे अंदर में। उसके बाद उसमें एंटीबायोटिक की गोली, यूरिया स्टिकलिन जो भी गोली उपलब्ध है उसको अंदर में डालेंगे ताकि
भविष्य में पायोमेट्रा या मेट्रोमेट्राइटिस डेवलप नहीं करें। उसको पर्याप्त पोषण देंगे, खास करके कैल्शियम रिच उसको फीड प्रोवाइड कराएंगे। जरूरत पड़ने पर उसको 5 दिन तक 100 ml कैल्शियम उसको प्रतिदिन उपलब्ध कराएंगे। उसके अलावा हरा चारा उसको पर्याप्त मात्रा में दें और एक संतुलित आहार दें। कभी कभी ऐसा होता है कि सारा यूटेरस को एडजस्ट करने के बाद फिर से दोबारा निकलने लगता है। वैसी स्थिति से बचने के लिए पशुओं के बैठने का स्थान को थोड़ा सा हम लोग चेंज करेंगे। जैसे कि उसका पिछला पोर्शन जो है वो थोड़ा ऊंचाई पे रहे, सिर वाला पोर्शन थोड़ा नीचा रहे बैठने पे, ताकि अंदर से प्रेशर कम लगे और वो दोबारा निकलने का संभावना कम हो। उसके अलावा ये समस्या ज्यादा गंभीर होने पे उसमें रस्सी का बैंड लगाते हैं वजाइना के दोनों तरफ से, उसके पीठ से बांध करके, जिसकी वजह से यूटेरस का मुंह क्लोज रहता है और वो भार नहीं फेंकता है। बहुत ज्यादा एंटीबायोटिक का इस्तेमाल इस अवस्था में नहीं करेंगे, क्योंकि पता है कि वो गाय प्रेग्नेंट है और बच्चा देने वाली है। इस भाड़ को जब अंदर करते रहेंगे तो उस समय कुछ बातों पर ध्यान देंगे। जैसे उसको दोबारा जब हथेली से अंदर करते रहेंगे तो उसमें मुश्किल आता है, कभी कभी जोर लगाना पड़ता है। ऐसा करते समय अगर 5 ml सिक्विल का इंजेक्शन दे देंगे तो ये गर्भाशय का पार्ट जो भी बाहर निकला है उसको अंदर करने में आसानी होगा। इसके बाद प्रोलैप्सिन बोलस को हम दे सकते हैं। उससे है कि बाहर दोबारा प्रोलैप्स होने का चांसेस कम जाता है। ग्राम रघुनाथपुर, जिला सीवान के कृषक पप्पू सिंह, आप अन्नदाता निःशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से गन्ना की उन्नत प्रभेद एवं बुआई विधि के बारे में जानकारी चाहिए है तो पप्पू सिंह जी आपकी जानकारी के लिए प्रस्तुत है कार्यक्रम का यह अंश। शरतकालीन गन्ने की बुवाई विभिन्न परिस्थितियों जैसे सामान, जल भराव क्षेत्रों तथा क्षारीय भूमि आदि में की जाती है। सामान्य दशा में सभी कारक उचित मात्रा में उपलब्ध रहते हैं। इसी दशा में शीघ्र पकने वाली मध्य एवं देर से पकने वाली क्षारीय भूमि की दशा में कोशा 8118, कोशा 767, कोशा 781-19 तथा VU 91 जातियों की बुवाई करना लाभदायक रहता है। बीज का चुनाव तथा बीज की तैयारी। फसल की उपज बढ़ाने में स्वस्थ बीजों की बुआई का विशेष महत्व है। गन्ने की अच्छी उपज का आधार उत्तम बीज है। बुआई हेतु गन्ने के बीजों की आयु 10 से 12 माह की होनी चाहिए। बीज वावक गन्ने से लेना चाहिए जो कि स्वस्थ बीमारियों एवं कीड़ों से रहित हो। उन्नत बुआई विधियाँ। जोड़ी पंक्ति विधि। इस विधि में पंक्ति से पंक्ति 2 से 2.5 फीट रखते हैं तथा उसके उपरांत 4.5 फीट की एक चौड़ी पट्टी छोड़ते हैं। पंक्ति में 1 आंख वाली गुल्लियों की सीधी बुआई या चिप विधि द्वारा तैयार नर्सरी का रोपण करते हैं तथा सिंचाई की नई पद्धतियों अर्थात टपक विधि का प्रयोग करते हैं। किसान भाइयों, अब आइए बात करते हैं इस विधि से होने वाले लाभ की। इस विधि में कम अवधि वाली अंतराशस्य फसलें लेकर अतिरिक्त आमदनी प्राप्त कर सकते हैं। रोगों एवं कीटों का प्रकोप कम होता है। चौड़ी पंक्ति विधि। इस विधि में पंक्ति से पंक्ति की दूरी 4 से 5 फीट रखते हैं तथा बुआई हेतु 1 या 2 आंख वाली गुल्लियों का प्रयोग करते हैं तथा पंक्तियों के बीच अंतराशस्य फसलें लेते हैं और सिंचाई हेतु टपक पद्धति का प्रयोग करते हैं। अगर अंतराशस्य फसलों की बात करें तो अपने प्रदेश में शरतकालीन बोने वाले किसान गन्ने के साथ कम अवधि वाली फसलें जैसे सब्जी, मटर, आलू, राई, प्याज, मसूर, धनिया, लहसुन, मूली, गोभी, सब्जी आदि की बुआई करके अधिक लाभ ले सकते हैं। किसान भाइयों, अगर आप हमसे कृषि से संबंधित सुझाव या समस्या के समाधान हेतु संपर्क करना चाहते हैं तो आप हमें इस पते पर पत्र लिख सकते हैं। हमारा पता है प्रोड्यूसर अन्नदाता ETV बिहार झारखंड, रामोजी फिल्म सिटी हैदराबाद 501512 या फिर मेल करें annadatabihar@etv.co.in या निःशुल्क फोन संपर्क सेवा 1800-425-4085 पर सोमवार से शनिवार दोपहर 2 बजे से 3 बजे तक संपर्क करें। किसान भाइयों, आज के अन्नदाता में बस इतना ही। कल फिर हम हाजिर होंगे नई रोचक जानकारियों के साथ। तब तक के लिए अन्नदाता की पूरी टीम को इजाजत दीजिए। नमस्कार।